For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब क्लास 9th में जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्योर सब्सटेंस की लिस्ट में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सोचिए ज़रा, ए ऑप्शन मिल्क। मिल्क में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिल्क को बल्कि कंप्लीट डाइट के लिस्ट में माना जाता है ना, संपूर्ण आहार माना जाता है। मिल्क और बनाना, ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना। बाकी डिपेंड कर रहा है कि काफ़ी वैरायटी है मिल्क की कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मिल्क प्योर सब्सटेंस की लिस्ट में नहीं है। प्योरिटी का मतलब है कि एक ही प्रकार की चीज़ें उसमें होनी चाहिए। सी वाटर तो आपको पता है बहुत सारे साल्ट होते हैं। अगर आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सबमर्सिबल का भी अगर आप पानी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको करीब 2,500 से 3,000 के आसपास साल्ट मिल जाते हैं। ठीक है ना, वो देखा होगा आपने, जैसे फ़िल्टर वाले आते हैं ना सर्विस के लिए, तो उनके पास TDS मीटर होता है ना, जिसके बेसिस पर हमें साल्ट्स का पता चल जाता है। तो जब वो टैप वाटर को चेक करते हैं तो वहाँ पर करीब 2,500, 2,000, 3,000 के आसपास साल्ट्स देखे जाते हैं। उसके बाद फिर फ़िल्टर वगैरह जो होता है वो फ़िल्टर के अपने ब्रांड पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक प्योरीफिकेशन करता है। बाकी जो जनरल प्रिंसिपल है उसमें ये कहा जाता है कि भाई 90% आपको फ़िल्टर करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो 100, 120, 150 के नियर बाय जो पानी होता है उसको हम पीने योग्य कंसिडर कर लेते हैं। तो बात ये है कि सी वाटर में तो बहुत ज़्यादा साल्ट होते हैं। ठीक है ना, काफ़ी सारे साल्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, सॉइल आपको मालूम है वो प्योर लिस्ट में कंसिडर नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल। वो नेक्स्ट ऑप्शन डी, 24 कैरेट गोल्ड। देखिए 24 कैरेट जो गोल्ड होता है ना, उसको जनरली यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। बाकी आपको मालूम है गोल्ड के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है AU। ठीक है, A कैपिटल और U स्मॉल। तो यहाँ पर जो गोल्ड की बात की जा रही है वो प्योरिटी का इंडिकेशन दे रहा है, उसके नंबर के ज़रिए हमें साफ साफ पता चल पा रहा है। जैसे जो हम ज्वेलरी पर्पज़ से इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें 22 कैरेट चलता है या फिर 23 कैरेट का यूज़ किया जाता है, जिसमें मिक्सिंग कर दी जाती है ताकि थोड़ा सा उसमें हार्डनेस बनी रहे। ठीक है ना, क्योंकि 24 कैरेट का अगर आप गोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। आप मान लीजिए रिंग आपने जैसे तैसे करके उसको अरेंज किया भी और आप यूज़ कर रहे हैं, हल्का सा प्रेस हो जाती है तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें प्योरिटी का इंडिकेशन जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन दे पा रहा है, डी, 24 कैरेट गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट आंसर है आपका 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखिए हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर और कंपाउंड। सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। कंपाउंड में प्रोपोर्शंस फिक्स होता है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया NaCl। NaCl क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें Na और Cl का नंबरिंग फिक्स होता है। ठीक है, प्रोपोर्शंस फिक्स रहते हैं एलिमेंट्स के लिए। आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, सोडा ऐश Na2CO3, बेकिंग सोडा NaHCO3। तो जितने भी नाम आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इन सभी में प्रोपोर्शन फिक्स रहता है। ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं। ठीक है, लेकिन बात आ रही है यहाँ पर मिक्सचर की। मिक्सचर किसको बोल रहे हैं, जैसे कि मिल्क का क्या फार्मूला होता है, पॉसिबल है नहीं ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और मिक्सचर के लिए क्या होता है ना कि प्रोपोर्शन भी फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप कुछ भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आप कॉफ़ी बना रहे हैं, ठीक है, उसमें शुगर कितनी डालनी चाहिए, आप कॉफ़ी का मटेरियल कितना यूज़ करेंगे, तो कोई चीज़ें फिक्स थोड़े ना होती हैं, कोई कम यूज़ करता है, कोई ज़्यादा, कोई माइल्ड ले रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग ले रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, मिक्सचर होती हैं। ऐसे ही क्या है आपके पास जैसे कि एयर है ना, तो एयर भी क्या है आपका एक मिक्सचर है, ठीक है। मिल्क मिक्सचर की लिस्ट में आता है, ठीक है। सॉइल में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे साल्ट्स हो सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें मिक्सचर की लिस्ट में हैं। और याद रखिएगा मिक्सचर में प्रोपोर्शंस फिक्स नहीं होता है, मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं होता है, बहुत सारे कंपाउंड को मिक्स करने के बाद मिक्सचर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब मिक्सचर में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, हेट्रोजीनस जैसे कि यहां पर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर जो डिस्कस हो रहा है, और एक होता है होमोजीनस। होमोजीनस में और हेट्रोजीनस में एक मेन डिफरेंस होता है। होमोजीनस में क्या होता है ना, फुल मिक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनस में फुल मिक्सिबिलिटी नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस की लिस्ट आ रही है। ए, डस्ट फ्री एयर, क्या हम उसको हेट्रोजीनस कंसिडर कर लें? ब्रास को कंसिडर करें, ब्रास एक एलॉय होता है ना। सी, आयोडाइज्ड साल्ट, क्या ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है? स्टील, क्या ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है? तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेट्रोजीनस मिक्सचर उन मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें फुल मिक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपका स्टील, तो स्टील में फुल मिक्सिबिलिटी ली जाती है। ब्रास भी अपने आप में एक अलॉय है, क्योंकि देखिए स्टील भी कोई एलिमेंट लिस्ट में नहीं आता है। स्टील और ब्रास जो होते हैं ये सब एलॉय हैं। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेनली तो वैसे मेटल्स का ही होता है, कई बार क्या होता है कुछ केसेस में नॉन मेटल पार्ट का भी इस्तेमाल कर लिया जा सकता है, ठीक है, किया भी जाता है बल्कि, ठीक है। तो बी और डी ये दो ऑप्शंस तो हमारे यहाँ पर गलत हैं, ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, होमो लिस्ट में जा रहे हैं ना, होमोजीनस की लिस्ट में जा रहे हैं। अब बात आती है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन की। तो देखिए सी ऑप्शन आयोडाइज्ड साल्ट, एक ऐसा साल्ट जिसमें आयोडीन को आपने मिक्स कर दिया है, पर क्या फुल मिक्सिबिलिटी होगी? नहीं होगी, ठीक है। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको करेक्ट ऑप्शन मिल भी जाता है ना, तो आपको क्या करना है, फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस देख लेने हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है एमसीक्यू वगैरह में कि कोई एक ऑप्शन काफ़ी सही लग रहा है आपको, लेकिन हो सकता है उससे भी बेस्ट आंसर वहाँ पर हो। तो एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा आपको वही सेलेक्ट करना है। ए, डस्ट फ्री एयर, एक ऐसी एयर जिसमें डस्ट नहीं है, फिर तो आप क्या कंसिडर करेंगे कि भाई होमो वाली लिस्ट हो गई है ना। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर की लिस्ट में काउंट किया जाएगा। मिक्सचर तो सारे ही हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मिक्सचर तो ये सारे हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो हेट्रोजीनस मिक्सचर की लिस्ट में आ रहा है। तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा सी, आयोडाइज्ड साल्ट। क्लियर, ऐसा साल्ट जिसमें आयोडीन को मिक्स किया जाता है, और आपको पता है ना आयोडाइज्ड साल्ट की बहुत ज्यादा नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक से लिया जा रहा है, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में, देखिए पहले आप टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू को देखिए, रटना नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में ये बोला है कि कभी भी आपको साइंस में कोई भी टॉपिक हो, साइंस में क्या बल्कि बाकी सब्जेक्ट में भी, बाकी की शॉर्ट ही नहीं है, पर हाँ फिर भी कभी भी आपको चीज़ों को रटना नहीं होता है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसमें जो साइंस से रिलेटेड टर्म आ रही है, देखिए लाइन ध्यान से सुनिएगा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ, ये सब चीज़ें जनरल है ना, लेकिन मेन चीज़ क्या आ रही है, ट्रू सॉल्यूशन। तो पहले आपको ट्रू सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए ना। अगर आपको यही मालूम नहीं है ट्रू सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो फिर तो भाई ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि भाई 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, ये वाला जैसे अभी नहीं बताया जाएगा ना, वो पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई कोई XYZ आंसर आ रहा है और आपने उसको रट लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन क्या है कि फिर ट्रू सॉल्यूशन पर बेस्ड अगर कोई और क्वेश्चन आएगा, है ना, लाइंस को चेंज करके या ऑप्शन को चेंज कर दिया, तो बस फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन,
4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है यहां पर जो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, बाकी 3 ट्रू सॉल्यूशन है। अब बात आती है 3 नाम की। ऑप्शंस को सिलेक्ट करने से पहले हमें 3 नाम क्लियर होने चाहिए, कॉलाइड्स है ना, कॉलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन में क्या होता है, मटेरियल सेटल डाउन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आप टैप वाटर का यूज़ कर रहे हैं ना, या फिर समर्सिबल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो समर्सिबल का जो वाटर था ना, आपने उसको फिल किया बकेट में, आपने क्या देखा, थोड़ा मिट्टी आ रही है पानी में, है ना, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ यहाँ पर मिट्टी वगैरह आ गई है। तो उस पानी को बकेट में आपने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसे रखकर छोड़ दिया, तो मटेरियल सारा सेटल डाउन हो जाता है ना, पानी बिल्कुल क्लीन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी या अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन में क्या होता है, सिंपल बात कि मटेरियल सेटल डाउन हो जाता है। फिर आपने क्या करना है कि फिर धीरे से बकेट का जो पानी है उसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी बकेट में। ठीक, और जब दूसरी बकेट में पानी शिफ्ट हो रहा है तो आपने इसे एक प्रोसेस को नाम दे दिया, ये जो आप काम कर रहे थे, और वो नाम क्या है, डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन में क्या होता है, जो आपके पास बकेट में सॉइल के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए थे, जिसको हम सस्पेंशन बोल रहे थे, लेकिन पानी जो है साफ वो ऊपर की तरफ था, तो उस साफ वाले पानी को आपने दूसरी बकेट में बाल्टी में शिफ्ट कर दिया, तो ये डिकेंटेशन प्रोसेस हो गया। तो एक आपको डिकेंटेशन प्रोसेस भी पता चल गया। हो सकता है आगे कोई एमसीक्यू डिकेंटेशन पे ही आ जाए कि भाई क्या होता है ना, फायदा रहा ना टॉपिक समझने का कि भाई ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो अब बात आती है कि ट्रू सॉल्यूशन को समझने के लिए हमने 3 नाम सुने, 3 में से हमने एक क्लियर कर लिया है, सस्पेंशन क्या होता है। दूसरा नाम वो है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है जब मटेरियल फुल्ली सोल्यूबलाइज हो जाता है, मटेरियल फुल्ली मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ। कहां पर मिक्सअप हो जाता है वो पता है ना आपको, वॉइड्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, जहां पर पार्टिकल जाके छुप जाते हैं, ऐसा मानिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो जब फुल मिसिबिलिटी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और कॉलाइडल क्या होता है, पार्टिकल ना तो मिक्स हो रहे हैं ना नीचे बैठ रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉलाइडल पार्टिकल्स या कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो 3 चीज हमें पता चल गई हैं। क्वेश्चन 1 के बारे में था ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन हमने सस्पेंशन भी क्लियर कर लिया है, और साथ में कॉलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हमें पता चल गया है। अब देखते हैं कि भाई कोई 3 ट्रू सॉल्यूशन है, कोई एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो अब देखिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए ऑप्शन, ऑर्डिनरी एयर। ऑर्डिनरी एयर, इसका मतलब वहां पे डस्ट पार्टिकल वगैरह भी होंगे ना, ठीक है, डस्ट फ्री वगैरह एयर, जैसे कि सेकंड ऑप्शन में था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑर्डिनरी एयर, चलिए ठीक है, वैसे तो इसके चांसेस हैं। एरिएटेड वाटर, वाटर में जब एरिएटेड कंडीशन कहते हैं ना, तो गैसेस को बोलते हैं, गैसेस मिक्स्ड हैं वाटर के अंदर, तो एरिएटेड, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आते हैं ना, इस तरह के कोल्ड ड्रिंक अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो फुल मिसिबिलिटी होती है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, ना तो कॉलाइडल केस है ना सस्पेंशन है, ट्रू सॉल्यूशन होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें नहीं वाला बताना है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में भी क्या होता है, अच्छी खासी मिक्सिंग देखी जाती है ना, तो फुल मिसिबिलिटी है यहाँ पर भी। एसीटोन और वाटर, एसीटोन और वाटर में भी मिक्सिंग होती है, ठीक है, बस। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन जो बचा वो क्या है, ए ऑप्शन, ऑर्डिनरी एयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, तो ऑर्डिनरी एयर इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइज ऑफ कॉलाइडल पार्टिकल लाइज इन द रेंज ऑफ। जो कॉलाइडल पार्टिकल का साइज है वो किस रेंज में एग्जिस्ट करता है। देखिए क्या होता है ना साइंस में, ठीक, साइंस में क्या होता है कि मैक्सिमम चीज़ें करीब कितना परसेंट, अप्रॉक्स में कहा जाए मेरे हिसाब से तो 90% के लगभग जो चीज़ें होती हैं सब समझने वाली होती हैं, ठीक है, रीजनिंग होती है, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन क्या है, चीज़ों को समझना होता है। 90% चीज़ें समझने वाली होती हैं, लेकिन 10% के नियर बाय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें लर्न करना होता है, ठीक है, जिसको हमें याद करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई डीएनए ट्रांसफ़र होता है, एक एग्जांपल के तौर पे डीएनए ट्रांसफ़र होता है या प्रोटीन ट्रांसफ़र होती है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है
डीएनए और प्रोटीन ट्रांसफ़र में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था साइंटिस्ट को स्टार्टिंग में, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से बच्चों में, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो कंक्लूज़न निकाला गया कुछ साइंटिस्ट के ज़रिए, और उनके नाम क्या थे? मार्था हार्शे एंड चेज। तो हार्शे एंड चेज ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकली साबित कर दिया कि भाई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई डीएनए ट्रांसफ़र होता है, प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होती है। क्लियर कट आंसर प्रैक्टिकल बेस पर। इनके बल्कि एक्सपेरिमेंट को ना ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कहा गया था। ये बीच बीच में जो आपका ये शॉर्ट से चीज़ें आती रहती है ना, आप इनको नोट कर लिया कीजिए अपने रजिस्टर में। ठीक है, अभी मैं बल्कि बोलने वाला था अपना वो रजिस्टर जिसमें साइंस वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा कि भाई चीज़ें काम आ जाती हैं ऐसे, है ना। ठीक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं या टॉपिक आ सकता है। तो साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स लाइज इन द रेंज ऑफ, तो यहां पर बात चल रही है कि ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, है ना, इनकी जो रेंज है, इनकी जो वैल्यूज़ है। इसलिए मैंने आपको बीच में एक एग्जांपल बताया, मार्था हार्शे और चेज, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने प्रैक्टिकली बात साबित की। तो उनका प्रैक्टिकल क्या था वो समझना एक लॉजिक हो गया, एक तरीका हो गया, हाँ भाई कि कैसे कैसे प्रोसेस किया गया, किस चीज़ का इस्तेमाल किया, ई कोलाई क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ई कोलाई पे वर्क किया था, है ना, ईस्चेरिचिया कोलाई। तो लेकिन ये सारी चीज़ें समझना होंगे, लेकिन साइंटिस्ट का नाम सन क्या है, ये सब चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ती हैं। जैसे कोई वैल्यूज़, है ना, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू याद कर रहे हैं, या फिर जैसे आपने सुना होगा कि भाई वैक्यूम में 299792458 इतने 1 डिवाइड बाय इतने सेकंड में जब लाइट रेज कुछ डिस्टेंस कवर करती हैं तो उस डिस्टेंस को 1 मीटर कहा जाता है। 1 मीटर का सबसे पहले स्केल इसी तरह से बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लर्न करनी होती हैं। इनका डेटा मेरे अकॉर्डिंग करीब 10% के नियर बाय है। तो ऐसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन को लर्न करना पड़ेगा, लेकिन शुरू के जो 3 क्वेश्चन है उसमें आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स लाइज इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में लाई करता है? तो इसमें हमारा है -87 -75। ठीक है, -7 to -5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में मार्क कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आपने समझा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें टॉपिक्स को पहले क्लियर करना होता है, बाद में उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भाई इसमें कैसे क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें अप्रॉक्सीमेट 10% हमें लर्न होनी चाहिए। जैसे कि 4th क्वेश्चन इसी चीज़ पर बेस्ड था कि आपको पार्टिकल की रेंज याद होनी चाहिए कि भाई इस रेंज में जो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कॉलोइडल पार्टिकल कहते हैं। और कॉलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर किया कि भाई ट्रू सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या होता है और कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। 4 ऑप्शन नीचे दिए जा रहे हैं, मार्बल, वॉशिंग सोडा, क्विकलाइम और ब्रास। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो कंपाउंड नहीं है, पर लेकिन उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपाउंड कहते किसको हैं, कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। हालांकि इस पर हमारी एक वीडियो जा चुकी है और आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड को लेकर आप वहाँ पर उसको डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कितने प्रकार के हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेटल और नॉन मेटल के मिलने से कंपाउंड बनते हैं और नॉन मेटल के मिलने से भी कंपाउंड बनते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो बनता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, गेन और लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। लेकिन जब बात आती है कोवेलेंट कंपाउंड की, तो कोवेलेंट कंपाउंड कब बनते हैं, जब नॉन मेटल से रिएक्शन करता है, जैसे कि मीथेन, ठीक है, जैसे कि मीथेन, अमोनिया। तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि भाई नॉन मेटल से रिएक्शन कर रहा है। पता कैसे चलता है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, याद रखिएगा। ऐसे एलिमेंट जो पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटल, उसमें लॉस करने की क्षमता है,
और जो लॉस करने की क्षमता नहीं है जिसके अंदर, तो वो क्या करता है, गेन करता है, मतलब नॉन मेटल। तो कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनते हैं। अगर सेम एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म करते हैं, जैसे कि Cl2, N2, H2, O2, S2, बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो वहां पर क्या बात आती है कि भाई आयनिक कंपाउंड बनेगा या फिर कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। अब कोवेलेंट कंपाउंड कब बोलेंगे, जब नॉन मेटल से रिएक्शन करे तो आप बोल देना कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करे तो आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो हमने टॉपिक जो आ रहा है कंपाउंड उसको क्लियर किया। अब देखिए मार्बल के लिए जो जनरल फार्मूला यूज किया जाता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बी ऑप्शन वॉशिंग सोडा, धुलाई वाला सोडा। धुलाई से आप कुछ और नहीं मत समझिए, कई बार धुलाई बच्चों की भी हो जाती है ना, वो चलिए एक अलग बात है, पर लेकिन वॉशिंग सोडा का मतलब है कपड़ों की धुलाई वाला सोडा। तो क्या फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, सोचिए जरा आप एक बार, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो धुलाई वाला सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। तो ये तो कंपाउंड हो गया, सीधी सी बात है, मार्बल ही कंपाउंड की लिस्ट में आ रहा है। क्विक लाइम आप सब जानते ही हैं, CaO। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, डी नेक्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन ब्रास एक अलॉय है जिसमें मेटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आपके पास एक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं या फिर नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मार्बल, वॉशिंग सोडा, क्विक लाइम और ब्रास, जिसमें से ब्रास कंपाउंड नहीं है। बाकी कंपाउंड आपने समझ लिया है कि कंपाउंड क्या होते हैं। भाई कोई एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो वहां पर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन किया तो आयनिक कंपाउंड बना दिया, क्योंकि यहां पर मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है। लेकिन जब बात आती है कोवेलेंट कंपाउंड की तो उसमें नॉन मेटल से रिएक्शन करता है। ठीक है, जैसे कि CH4। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर है हमारा ब्रास, इसको मार्क कर लेते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज जो आती है ना वो फैल जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं। ठीक, लेकिन कब स्कैटर्ड होती हैं, भाई जब उनके रास्ते में कुछ डस्ट पार्टिकल या कोई भी ऐसी चीज आ रही है जिसकी वजह से वो स्कैटर हो पाए। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स, कि भाई देखा जाता है कि हाँ भाई लाइट रेज आ रही हैं और वो फैल रही हैं। व्हेन अ बीम, लेकिन कब फैलती हैं, जब उनकी बीम फॉल डाउन होती है, किस पर या कहां से गुजरती है। अब 4 ऑप्शन दे दिए हमें। ए ब्लड, तो क्या ब्लड से पास आउट होने पर लाइट रेज फैल जाती हैं, या फिर वाटर से पास आउट होने पर फैलती हैं, या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, या ब्राइन से। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ब्लड ठीक है, वाटर ठीक है, कॉपर सल्फेट ठीक है, पर ये कहाँ से आ गया। देखिए एक्चुअल तो ये आपका जो ब्राइन टॉपिक है वो क्लास 10th में आता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको। कई बार ऐसा हो जाता है कि 9th क्लास का टॉपिक चल रहा है और वहाँ पर लाइन में कोई ऐसा वर्ड आ गया जो 9th लेवल पर नहीं है। ठीक है, हालांकि पढ़ाई में लेवल कुछ नहीं होता है ना, कोई भी चीज़ कहीं भी आ सकती है, थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना होता है। अब ब्राइन समझते हैं एक बार, ब्राइन क्या होता है। aqueous concentrated solution of NaCl. Aqueous concentrated solution of NaCl is called brine. ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप। aqueous concentrated solution of NaCl एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, aqueous solution। देखिए सॉल्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं, aqueous solution और नॉन aqueous solution। जब वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं aqueous solution, और जब वाटर के अलावा आप कोई और मटेरियल यूज कर रहे हैं, बेंजीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ईथर यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट कुछ और है। जब वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। उसको ब्राइन एक टर्म बताया गया है कि भाई हाँ ब्राइन का क्या मतलब होना चाहिए, तो आप याद रखिएगा कि ये
एक NaCl का सॉल्यूशन होता है ना, एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि लाइट रेज को इन चारों सॉल्यूशन से पास आउट किया गया, पर यह देखा गया कि लाइट रेज स्कैटर्ड हो रही हैं किसी एक सॉल्यूशन से। अब हमें वो सॉल्यूशन छांटना है, कौन सा सॉल्यूशन। तो ब्राइन तो वर्ड हमने क्लियर कर लिया, कॉपर सल्फेट हमें पता है एक सॉल्यूशन जिसमें फुल मिसिबिलिटी होती है। एक बात सोचिए आप, आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने कोई मटेरियल डाला हुआ है, अगर उस मटेरियल में आप कह रहे हैं कि भाई ट्रू सॉल्यूशन है ना, अगर आप बोल रहे हैं कि कंटेनर में जो मटेरियल लिया था वो ट्रू सॉल्यूशन की कंडीशन दिखा रहा है, तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या था। अभी पीछे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें फुल मिसिबिलिटी हो जाती है, और जब फुल मिसिबिलिटी हो गई है तो आने वाली लाइट रेज स्कैटर्ड क्यों हो जाएंगे, कैसे स्कैटर्ड हो जाएंगे, सोचिए आप, पॉसिबल है नहीं ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्राइन का टॉपिक हमें क्लियर हो गया है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, वाटर है, ब्लड है, ठीक है, ये सब चीज़ हमें देखनी है। लेकिन हमें बस ये चीज़ याद रखनी होगी कि जैसे मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में समझाया था कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल, है ना, ये 3 चीज़ें क्या होती हैं। ये तीनों ही एक तरह के सॉल्यूशन है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में फुल मिसिबिलिटी होती है, सस्पेंशन में क्या होता है, मटेरियल सेटल डाउन हो जाता है। तो जब कोई मटेरियल सेटल डाउन हो गया है तो वाटर जो हमारे पास था, ये जो मीडियम था, वो तो क्लियर हो गया है ना, तो लाइट रेज स्कैटर्ड क्यों होंगी, नहीं हो पाएंगी। तो सस्पेंशन में स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, है ना। और बात आती है आपके पास ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें फुल मिसिबिलिटी हो जाती है ना, मटेरियल अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, आप सिंपल ऐसा कह सकते हैं। तो वहां पर भी आपके पास स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, लाइट रेज स्कैटर्ड नहीं होंगी। लेकिन बचता है कॉलॉइडल। कॉलॉइडल में क्या होता है, पार्टिकल ना तो मिक्स हो रहा है, ना नीचे सेटल डाउन हो रहा है, वहीं घूमे जा रहा है। तो पार्टिकल जो कॉलॉइडल वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, वहां से स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन। ब्लड आपको पता है, ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, और ना तो मटेरियल अच्छे से सेटल डाउन ही होगा और ना ही मटेरियल अच्छे से क्या होगा, मिक्सअप हो पाएगा। तो वैसे तो ब्लड ही इसका आंसर है, बाकी देख लेते हैं एक बार। बी ऑप्शन में वाटर है, वाटर से स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, है ना। और कॉपर सल्फेट, ब्राइन मैंने आपको समझाया कि एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है NaCl का, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलॉइड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन कॉलॉइड नहीं है। स्मोक कॉलॉइड होता है, आपको पता है ना। कॉलॉइडल कंडीशन कैसे दिखाएगा स्मोक, क्योंकि स्मोक में क्या होता है ना, पार्टिकल्स विजुअलाइज होते हैं ना, सेटल डाउन नहीं हो रहे और ना ही अच्छे से मिक्सअप हो पा रहे हैं ना। तो स्मोक कॉलॉइडल लिस्ट में आता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक तरह से हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीम प्रोटीन होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी फुल मिसिबिलिटी नहीं होती है, ना सस्पेंशन वगैरह ऐसा कुछ केस बनेगा। तो हीमोग्लोबिन भी कॉलॉइडल लिस्ट में कंसिडर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब बात आती है एयर। एयर भी कॉलॉइडल लिस्ट में आती है ना, फुल मिसिबिलिटी वगैरह केस नहीं है, ना ही सेटल डाउन, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। लेकिन आता है नंबर लेटेक्स। लेटेक्स ही इसमें हमें सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि स्मोक नहीं आ पा रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं आ रहा है, एयर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेटेक्स ही हमारे पास एक वो ऑप्शन है, ये प्लांट बॉडी से जुड़ा हुआ एक मटेरियल है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बाकी आप लेटेक्स में कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा सॉल्यूशन दिखाता है जिसमें फुल मिसिबिलिटी देखी जाती है, काफ़ी हद तक मटेरियल अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, एक मैक्सिमम लेवल तक मिक्स हो जाता है। तो कॉलॉइडल नहीं है, तो वो कौन है, लेटेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में कॉलॉइडल सॉल्यूशन कौन फॉर्म कर पाता है, NaCl, शुगर, स्टार्च, एसीटोन। एसीटोन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अच्छा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन कौन फॉर्म करता है, मतलब वाटर में जब आप डालेंगे ना, 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, एक एक करके 4 अलग अलग कंटेनर ले लीजिए आप, तो क्या NaCl वाला जो सॉल्यूशन बनेगा वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होगा, या शुगर, या स्टार्च, या एसीटोन। तो देखिए NaCl वाला तो फुल मिसिबिलिटी दिखाएगा, शुगर में भी मिसिबिलिटी आ जाएगी, एसीटोन में भी आ जाएगी। बाकी जो बचता है आपका स्टार्च, स्टार्च फुल मिसिबिलिटी नहीं दिखा पाएगा, ठीक है ना। स्टार्च प्लांट पार्ट जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक।
तो ये अच्छे से मिक्सअप नहीं दिखा पाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है और शुगर एक अलग चीज़ है, स्टार्च एक थोड़ा डिफरेंट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रोनियन मूवमेंट इज ड्यू टू। ब्रोनियन मूवमेंट का मतलब होता है जिगजैग मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट जो पार्टिकल्स की देखी जाती है लिक्विड में, उसको हम ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। तो ब्रोनियन मूवमेंट इज ड्यू टू किस वजह से होती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए, हीट चेंज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो हीट को लेकर बदलाव आता है, तो क्या उसकी वजह से ब्रोनियन मूवमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पार्टिकल की अपनी एक नेचर होती है, बाकी एक तरह का प्रभाव होता है ना। बी, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। जो मटेरियल मीडियम आप ले रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं या जिसमें आपके सब्सटेंस को मिक्सअप कर रहे थे, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से होती है। ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोनियन मूवमेंट किस वजह से होती है ये पूछा जा रहा है, ड्यू टू, है ना। इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। देखिए यही सही आंसर है इसमें, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पार्टिकल की अपनी एक नेचर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की प्रेजेंस में रैंडम मोशन दिखाता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो बात अलग है, अदरवाइज क्या होता है, पार्टिकल में रैंडम मोशन देखी जाती है। सेम उसी तरीके से जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखते हैं। अगर बैटरी की प्रेजेंस नहीं है तो वायर, आप कॉपर वायर ले रहे हैं, सिल्वर वायर कंसिडर कर रहे हैं, या फिर आप एल्यूमिनियम वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी आप वायर लेते हैं तो वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की कंडीशन देखेंगे तो वो भी ब्रोनियन मोशन ही होता है, ठीक है। रैंडम जिगजैग मोशन देखा जाता है। लेकिन अगर बैटरी की प्रेजेंस होती है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ जाते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स घर में नहीं हैं और बच्चे क्या है ना, मस्ती कर रहे हैं। कोई सामान बेड पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है, एक बच्चा उधर खेल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ मोबाइल में खेल रहा है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं रैंडम कंडीशन है। लेकिन पेरेंट्स के आने पर क्या हुआ, सब लाइन में आ गए, एक पर्टिकुलर काम करने लगे। क्या काम करने लगे? बैठकर पढ़ाई करने लगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, ये सब रैंडम प्रोसेस होता है। और अगर बात आती है लिक्विड में पाए जाने वाले पार्टिकल की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन जो होता है, ब्रोनियन मूवमेंट। लेकिन किस वजह से होती है? पार्टिकल की अपनी नेचर होती है, जो किसी और पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से एक प्रभाव, जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है इसको। बाकी लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है, पर यहाँ पर हमें सही ऑप्शन मिल गया है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, ब्रोनियन मूवमेंट इज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। जो आपने मीडियम लिया था, जो भी लिक्विड स्टेट थी जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं, चाहे मिक्सचर हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एलिमेंट विच इज लिक्विड अबव द 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस के अबव एक ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ऐसे बहुत ही सेलेक्टेड एलिमेंट हैं, और वो कौन है? सीजियम, ठीक है। याद रखिएगा आप, रूम टेम्परेचर पर सीजियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको MCQs कैसे लगे, और नेक्स्ट आपको वीडियोस किस चैप्टर के MCQ से रिलेटेड आपको नीड है, तो उस पर फोकस किया जाएगा। देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।